5 साल बाद शहर का नया आईपीएस अधिकारी अपनी बत्ती वाली गाड़ी से उतरा। पूरा बाजार उसे देखने के लिए रुक गया। उसके कड़क सैल्यूट वर्दी पर लगे सितारों की चमक देखकर लोग गर्व से खुश हो गए। लेकिन जैसे ही उस अधिकारी की नज़र बाजार में सड़क किनारे फटे हाल में सब्जी बेच रही एक महिला पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी धर्म पत्नी थी, जिसने कभी उसे अफसर बनाने के लिए अपनी जिंदगी की खुशियां, अपने गहने, अपना स्वाभिमान तक गिरवी रख दिया। ये कहानी है अजीत और संध्या की। अजीत एक बेहद होनहार छात्र था, जिसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना तैरता। लेकिन किस्मत ने उसे गरीब मजदूर के घर पैदा किया था। पिता की अचानक मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अजीत के ऊपर आ गई थी। खेती से इतना अनाज हो जाता था कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। अजीत को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। उसकी शादी संध्या से हो गई। संध्या बहुत समझदार, शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद संध्या ने महसूस किया कि अजीत रात में देर तक जागकर पुरानी किताबें पढ़ता रहता है। उसकी आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी। एक रात जब अजीत छत पर उदास बैठा था, संध्या उसके पास आई। उसने पूछा, क्या बात है जी, आप सोए नहीं? अजीत ने लंबी सांस ली, फिर बोला, कुछ नहीं संध्या, पुराने सपने याद आ रहे थे। मैं आईपीएस बनना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन घर के हाल ने मुझे ये सब कुछ करने से मना कर रहे हैं। अब ये सपना सपना ही रह जाएगा। संध्या ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन सुबह उसने अजीत के सामने अपने शादी के सारे गहने, अपने कंगन, अपने हार, सब कुछ एक कपड़े में बांधकर उसे दे दिया। अजीत ये देखकर हैरान रह गया। ये सब क्या है संध्या? संध्या ने दृढ़ता से कहा, ये आपके सपनों की चाबी है। आप शहर जाइए, इसे ले जाइए, अपनी तैयारी कीजिए। मुझे एक हारा हुआ पति नहीं, एक जीता हुआ पति चाहिए। अजीत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पागल बन गई हो क्या? ये गहने तुम्हारी सुरक्षा हैं। पत्नी बोली, नहीं, मेरी सुरक्षा, मेरी जिंदगी आप हो। अजीत बोला, अगर मैं चला गया तो घर कौन संभालेगा? माँ की दवा, उनकी देखभाल, खेती, घर का खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? संध्या ने अजीत की आंखों से आंसू पोंछे। उसकी आंखों में देखकर एक ऐसा वादा किया जिसने अजीत की दुनिया बदल दी। वो बोली, अजीत, गहने फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर समय निकल गया तो जिंदगी के सपने कभी वापस नहीं आएंगे। घर की चिंता आप मत कीजिए, मैं हूं ना। आप किसी भी चीज की चिंता मत करो। खेती कर लूंगी, ट्यूशन पढ़ा लूंगी, जैसा भी होगा घर को संभाल लूंगी। आप बस आईपीएस की वर्दी लेकर लौटना। अजीत का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन संध्या की जिद और उसके विश्वास के आगे उसे झुकना पड़ा। अजीत ने कसम खाया, वह अपनी पत्नी के इतने बड़े त्याग को बेकार नहीं जाने देगा। वो पटना चला गया। शुरुआत के 3 साल तक सब कुछ ठीक चला। संध्या अजीत को हर महीने पैसे भेजती रही। अजीत को लगता था कि खेती अच्छी हो रही है, लेकिन पैसे आ रहे हैं। वह पूरी मेहनत से पढ़ाई में लगा था, लेकिन उसके घर की असलियत कुछ और थी। उस साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। अजीत की माँ बीमार पड़ गई। संध्या के पास जो कुछ पैसे बचे थे वो सब माँ के इलाज में लग गए। डॉक्टर ने कहा कि अब इनका ऑपरेशन करना होगा, बिना ऑपरेशन के ठीक होना संभव नहीं है। संध्या के पास 2 ऑप्शन था, या तो अजीत को घर वापस बुला ले और उसका सपना तोड़ दे, या फिर खुद इस मुसीबत का सामना करे। संध्या ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अजीत को फोन पर झूठ बोला, हाँ जी, सब कुछ ठीक है, खेती बहुत अच्छी हो रही है, माँ भी ठीक हैं, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फोन रखकर संध्या ने अपने मुंह पर साड़ी के पल्लू रख फूट फूट रोई। उस रात उसने घर के बचे खुचे सामान भी बेच दिए, लेकिन
पैसे कम पड़ गए। साहूकार ने कर्ज देने से मना कर दिया था क्योंकि पुराना कर्ज अभी तक नहीं चुका पाई थी। मजबूरी में संध्या ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, जिस जमीन पर उनका घर था। बूढ़ी माँ का इलाज हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुई, उनकी मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद संध्या एकदम अकेली हो गई। उसके पास अब ना तो जमीन थी, ना घर और ना आय का कोई दूसरा साधन। सिर पर एक बड़ा कर्ज था। साहूकार ने घर खाली करवा लिया। संध्या सड़क पर आ गई। अब उसे रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। गांव वालों ने कहा अजीत को बता दो, वो आ जाएगा, लेकिन संध्या ने सबको मना कर दिया। उसने कहा नहीं, उनकी परीक्षा पास आने वाली है, अगर उसे पता चला मैं बेघर हो गई हूं तो वो सब कुछ छोड़कर आ जाएंगे। कई सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। मैं सभी दुख सह लूंगी, उनका सपना नहीं टूटने दूंगी। अजीत को पता भी नहीं चला उसकी धर्मपत्नी अब सड़क पर रह रही है। अजीत जब भी फोन करता संध्या अपने फटे कपड़े भूख से बिलखते पेट को छिपाकर बहुत खुश आवाज में बात करती। आप खाने की चिंता मत करो, मैं अभी हलवा बनाकर खाई हूँ, कभी खीर पूड़ी खाई हूँ, बताती थी। अभी मैं पूड़ी बनाकर खाई हूँ, ये कहते हुए संध्या के सामने सिर्फ एक सूखी रोटी रहती थी। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अजीत का सिलेक्शन हो गया, आईपीएस बन गया, ट्रेनिंग पूरी हुई, उसकी पोस्टिंग हुई। अजीत बहुत खुश था। उसने संध्या को सरप्राइज देने के लिए घर आने की सूचना नहीं दी। उसने सोचा मैं सीधा लाल बत्ती लगी गाड़ी से घर पहुंचूंगा, संध्या को रानी की तरह अपने साथ लाऊंगा। अजीत का सरकारी गाड़ी का काफिला बाजार से होकर गुजर रहा था। सायरन गूंज रहे थे। अजीत गाड़ी में वर्दी पहने बैठा था, उसके कंधों पर सितारे चमक रहे थे। वह अंदर ही अंदर सोच रहा था संध्या तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, देखो मैं आ गया। गाड़ी का काफिला ट्रैफिक की वजह से बाजार में धीमा हुआ। अजीत गाड़ी के कांच से बाहर देख रहा था। उसे वो बाजार याद आ रही थी। उसकी नज़र सड़क के किनारे चिलकती धूप में सब्जी बेचने वाली एक महिला पर पड़ी। वो महिला एक हाथ से सब्जियों को सजा रही थी, दूसरे हाथ से अपना पल्लू संभाल रही थी। उसके कपड़े बहुत गंदे और पुराने थे, नंगे पांव। एक ग्राहक पैसों को लेकर उससे झिझक रहा था। ग्राहक चिल्लाया, इतनी महंगी सब्जी ठग रही है तू लोगों को। महिला डरी आवाज में कहा, नहीं भैया, सब्जी महंगी हो गई है, मेरे पास तो कुछ बस्ता भी नहीं है, ले लीजिए। सुबह से कुछ भी नहीं बिका। ये आवाज अजीत के कानों में बिजली से भी तेज दौड़ी। ये आवाज संध्या की थी। अजीत का दिल जोर से धड़का। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने खुद से कहा संध्या तो घर पर है, आराम से होगी, ये कोई और महिला होगी। दिल मानने को तैयार नहीं था। अजीत ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोला, रोको गाड़ी। गाड़ी रुकी। अजीत ने गाड़ी से नीचे उतरा। पुलिस वाले घबरा गए, साहब को क्या हुआ? अजीत तेज कदमों से उस ठेले की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास जा रहा था तस्वीर साफ होती जा रही थी। वो कद काठी, वो हाथों की बनावट, हाथ की अंगुली में एक छोटी सी रिंग जिसे अजीत ने शादी के समय पहनाया था। अजीत उसके ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसका गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पुकारा, संध्या। सब्जी वाली ने सुनी। वो मुड़ी। दिन के उजाले में उसका चेहरा साफ दिखा। धूप में झुलसा हुआ रंग, दबा हुआ गला, वो संध्या ही थी, लेकिन वो संध्या नहीं जिसे अजीत छोड़कर गया था। ये वो संध्या थी जिसे वक्त ने गरीबी निचोड़ दिया था। संध्या के हाथ से सब्जी गिर गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने उसका अजीत खड़ा था, वह अजीत जिसने उसे 5 साल पहले भेजा था। आज वो एक बड़ा अफसर बनकर खड़ा था। वर्दी, टोपी, बूट, कंधों पर चमकते सितारे, सब एकदम वैसे ही जैसे सपना देखा था। लेकिन संध्या को अचानक अपनी हालात का एहसास हुआ। अपनी फटी साड़ी, अपनी गरीबी, उसे लगा वो एक चमकते अफसर के सामने एक भिखारी जैसी है। शर्म से उसने अपने चेहरे को ढक लिया। सब्जी वाले ठेले के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी।
वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। अजीत की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसकी पत्नी जो सब कुछ ठीक है कहती थी, सड़क किनारे सब्जी क्यों बेच रही है? उसका घर कहाँ है? उसके गहने कहाँ हैं? भीड़ रुकने लगी थी, सब देख रहे थे। शहर के आईपीएस अधिकारी एक मामूली सब्जी वाली के सामने क्यों रो रहा है? अजीत एक कदम आगे बढ़ाया, बोला, संध्या, ये सब क्या है? तुम तो मुझसे कहती थी कि घर पर सब ठीक है, तुम यहाँ धूप में नंगे पांव सब्जी क्यों बेच रही हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? संध्या ने कांपते हुए हाथ जोड़ते हुए बोली, साहब आप जाइए यहाँ से, लोग देख रहे हैं, आपकी बेइज्जती होगी, मैं ठीक हूँ। साहब, अजीत को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। उसकी अपनी पत्नी उसे साहब कह रही थी। क्या अजीत अपनी पत्नी के इस त्याग को समझ पाएगा? क्या अब वो जान पाएगा 5 सालों में संध्या ने क्या क्या सहा है? पर अब जब वो बड़ा अफसर है तो क्या दुनिया की परवाह किए बिना सब्जी वाली को अपनी पत्नी का दर्जा दे पाएगा? अजीत के कानों में साहब शब्द गूंजते हुए उतरा। उसने अपने सिर से टोपी उतार कर रख दिए। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। अब वह उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसने भीड़ की, अपने पद की, वर्दी की परवाह किए बिना उसी बीच बाजार में संध्या के पैरों में अपना सिर रख दिया। पूरा बाजार खामोश हो गया। एक जिला पुलिस कप्तान एक सब्जी बेचने वाली महिला के पैरों में गिरकर रो रहा था। संध्या तो जैसे पत्थर की हो गई, उसके मुंह से चीख निकल गई, अजीत, ये आप क्या कर रहे हैं? बाजार के लोग आपको देख रहे हैं, आपकी वर्दी खराब हो जाएगी। अजीत ने सिर उठाया, उसकी आंखों से बहते आंसू ने संध्या के धूल भरे पैरों को भिगो दिया था। उसने चिल्लाकर कहा, भाड़ में जाए ये वर्दी, भाड़ में जाए दुनिया। अगर ये वर्दी मुझे अपनी पत्नी के आंसू पोंछने से रोकती है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। तुम मुझे साहब कह रही हो, संध्या उस अजीत को साहब कह रही हो जिसके जिंदगी की हर सांस तुम्हारे गिरवी रखे हुए गहनों की कर्जदार हैं। संध्या रोने लगी, मैं नहीं चाहती थी कि आपको मेरी ये हालात दिखे। मैंने बस चाहा था कि आप बड़े आदमी बन जाओ, मेरी किस्मत में यही लिखा था। अजीत खड़ा होकर संध्या के दोनों हाथ को पकड़ लिया। उसने देखा संध्या की साड़ी कई जगह फटी है। उसके हाथ जो कभी बहुत कोमल थे अब सब्जियों को उठा उठाकर बहुत कठोर हो गए थे। अजीत ने उसके हाथों को पकड़कर चूम लिया। संध्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मत छुइए, मेरे हाथ गंदे हैं। ये हाथ गंदे नहीं हैं संध्या, ये वो तपस्या की आग है जिसमें से मेरा भविष्य निकला है। मुझे सच बताओ, घर का क्या हुआ? माँ कहाँ हैं? तुम यहाँ बाजार में इस हालात में क्यों? संध्या अब झूठ नहीं बोल सकती थी। उसका बांध टूट गया। वह फपक फपक कर रोने लगी। बोली, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, 4 साल पहले चली गई। ये सुनकर अजीत को जैसे लगा आसमान टूट गया हो। माँ नहीं रही और तुमने मुझे बताया नहीं? संध्या ने हिचकियों के बीच बताया, माँ को बचाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। मैंने माँ को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं बचा पाई। मुझे आपको भी पैसे देने थे, नहीं तो आपके भविष्य का क्या होता। मैंने गहने बेचे लेकिन पैसे कम पड़ गए। कर्जा लिया उसने मुझसे, घर और ज़मीन गिरवी रखवाए। माँ का इलाज के दौरान चली गई। माँ के जाने के बाद साहूकार ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था। तब से मैं सड़क पर इधर उधर भटक रही हूँ, सब्जी बेचकर कर्जा चुकाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी पुश्तैनी जमीन वापस ला सकूं। अजीत सुनता रहा, उसका शरीर उसके डर से कांपता रहा। उसे याद आया कि जब भी वह फोन करता था संध्या कहती थी, हम ठीक हैं, माँ सो रही हैं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि संध्या सड़क किनारे बैठकर भूखे पेट उससे बात कर रही थी। उसने अपनी पत्नी को फोन पर
खुश देखता था, लेकिन उस हंसी के पीछे उसकी चीखें नहीं सुन पाया था। बीच बाजार में एक आईपीएस ने अपनी पत्नी को गले लगाकर रो रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो संध्या, मैं अपनी पढ़ाई में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारा दर्द नहीं देख पाया। तुमने मुझे अफसर बनाने के लिए खुद को मिटा दिया। संध्या ने धीरे से कहा, मैं मिट कहाँ गई अजीत, अब मेरा सपना पूरा हो गया, आप अफसर बन गए, अब मैं खुशी खुशी मर भी सकती हूँ। अजीत ने उसके मुंह पर हाथ रखा। मरने की बात मत करो संध्या, अभी तक तुमने मेरे लिए सहा, अब मैं तुम्हारे लिए जीऊँगा। अजीत अपने गार्ड से कहा, ये ठेला यहाँ से हटाओ, सभी सब्जियों को गरीबों में बांट दो। फिर उसने संध्या का हाथ थाम लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे शादी के वक्त थामा था। उसने भीड़ की तरफ देखा, गर्व से कहा, यह सिर्फ सब्जी बेचने वाली नहीं है, यह मेरी पत्नी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पत्नी की वजह से हूँ। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे, कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अजीत ने संध्या के लिए अपनी सरकारी गाड़ी का दरवाजा खोला। संध्या झिझक रही थी। अजीत, मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, तुम्हारी गाड़ी की सीट गंदी हो जाएगी। अजीत ने उसे गोद में उठाकर सीट पर बैठाया और बोला, अगर ये गाड़ी तुम्हें बैठाने के लायक नहीं है तो मैं इसमें आग लगा दूंगा। अजीत आगे की सीट पर नहीं बल्कि पीछे संध्या के साथ बैठा। गाड़ी सायरन बजाते सरकारी बंगले की तरफ चल पड़ी। संध्या ने खिड़की से बाहर देखा, जहां वो पुलिस वालों को देखकर भागती थी, आज उसी सड़क पर पुलिस वाले उसे सैल्यूट मार रहे थे। गाड़ी सरकारी बंगले पर रुकी। सिक्योरिटी ने गेट खोला। बड़ा सा आलीशान बंगला, दर्जनों नौकर इंतजार कर रहे थे। संध्या गाड़ी से उतरी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे बंगलों में रहेगी। अजीत उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। नौकर परेशान थे, साहब किसके साथ आ गए हैं? अजीत ने सबको बुलाया और कहा, ये इस बंगले की मालकिन है, आज से इस घर में इनका हुक्म पहले चलेगा। अजीत संध्या को अपने बेडरूम में ले गया। वहां मखमली सोफा, बड़ा सा बेड था। संध्या जमीन पर बैठने लगी। अजीत ने उसे रोका, जबरन सोफे पर बैठाया। संध्या को अपनी गरीबी और इस रईसी के बीच का अंतर बहुत चुभ रहा था। अजीत ने उसके पैरों से टूटी हुई चप्पल निकाला। जब अजीत ने उसके पैर के तलवे देखे तो वह दहल गए। नंगे पैर चलने से उसके पैर में बड़े बड़े छाले थे, कई जगह से खून निकल रहा था। अजीत ने धीरे धीरे कपड़े से उसके पैर को साफ करना शुरू किया। संध्या ने पैर पीछे खींचा। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऑफिसर हैं, पैर मत पकड़िए। अजीत बिना सिर उठाए पैर की सफाई करता रहा। मैं अफसर दुनिया के लिए हूँ संध्या, तुम्हारे लिए वही अजीत हूँ। ये वो कांटे हैं जो मेरे हिस्सों के थे, लेकिन तुमने अपने पैरों में चुभा लिया। जैसे दवा लगाया। संध्या के आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। 5 साल बाद किसी ने उसके जख्म पर मरहम लगाया था। 5 साल बाद आज उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेली नहीं है। अजीत ने उसके लिए कैंटीन से खाना मंगवाया। कई प्रकार के व्यंजन सजे थे। अजीत ने एक निवाला अपने हाथों से संध्या के मुंह में खिलाया। संध्या ने जैसे खाया वो रो पड़ी। उसे याद आया कि आखिरी बार उसने पेट भर कर खाना कब खाया था, शायद याद भी नहीं था। अजीत उसके साथ एक ही थाली में खाने लगा। खाना खाने के बाद अजीत ने संध्या को अपनी माँ की फोटो दिखाई, जो अपने कमरे में लगा रखी थी। दोनों मिलकर माँ को पुष्प अर्पित किए। अजीत ने कसम खाई, माँ तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जिस घर में माँ की यादें हैं वो घर मैं वापस लाऊंगा। कल मैं गांव जाऊंगा। संध्या ने डरते हुए कहा, लेकिन अजीत, साहूकार के पास गुंडे हैं, वो नहीं मानेगा। उसने अपनी वर्दी की तरफ देखा जो खूंटी पर टंगी थी। संध्या, मैं कमजोर था, तब उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। अब मैं कानून, अब उसे पता चलेगा कि उसने किसकी पत्नी को घर से निकाला था। कल का सूरज उसके लिए भारी होने वाला है। दूसरे दिन अजीत ने अपनी वर्दी पहनी
आज वर्दी की चमक कुछ और थी। उसने वर्दी पर नेम प्लेट लगाई, रिवाल्वर लगाई। संध्या ने 5 साल बाद अपने हाथों से उसे तैयार किया। उसने अजीत के माथे पर तिलक लगाया। अजीत ने कहा, चलो संध्या, आज से तुम्हारा कष्ट खत्म होने का समय आ गया है। अजीत ने सिर्फ अपनी गाड़ी नहीं बल्कि पूरी फोर्स को तैयार होने का आदेश दिया। 20 गाड़ियां, लगभग 100 पुलिस वाले, बीच में अजीत की गाड़ी। पूरा काफिला गांव की तरफ चल पड़ा। साहूकार अपने घर के बाहर बैठा आराम फरमा रहा था। उसे पता नहीं था उसकी तरफ कौन आ रहा है। उसने अजीत की जमीन पर एक नया घर बना रहा था। जैसे पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंची, धूल उड़ने लगी। गांव वाले अपने घर से बाहर आ गए। उन्होंने सोचा इतना ज़्यादा पुलिस कभी गांव में नहीं आई। पुलिस की गाड़ियां गिरवी रखे घर की ओर जा रही थी। साहूकार ने पुलिस की ढेर गाड़ियां देखकर डर से खड़ा हो गया। उसे लगा शायद कोई मंत्री आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी रुकी, उसमें से अजीत बाहर निकला तो साहूकार की आंखें फटी रह गईं। उसने अजीत को पहचान तो लिया, लेकिन इस तरह वर्दी में देखने की उम्मीद नहीं की थी। अजीत ने साहूकार की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। वहां से संध्या उतरी। अब संध्या फटी साड़ी में नहीं थी, एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी, सिर पर पल्लू, चेहरे पर विश्वास। साहूकार डर गया। अजीत एक कदम आगे बढ़ा, इतना जोर से दहाड़ा पूरा गांव गूंज उठा। ठाकुर, मेरा हिसाब करने आया हूं और मेरा हिसाब ब्याज सहित होता है। साहूकार ने अपने सूखे हुए गले से बोलने की कोशिश की। उसके सामने खड़ा अजीत अब बेबस किसान का बेटा नहीं था। इसकी जमीन को उसने कौड़ियों के भाव ले ली थी। उसके सामने कानून खड़ा था। साहूकार ने हकलाते हुए कहा, अरे अजीत बेटा, तुम कब आए और ये चारों तरफ पुलिस क्यों? हम तो तुम्हारे अपने हैं ना। अरे पुरानी बातों को भूल जाओ, हवेली में बैठो, साथ में नाश्ता करते हैं। अजीत ने थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने कहा, नाश्ता करते हैं? उस नाश्ते में मेरे परिवार के आंसू मिले हैं ठाकुर। मुझे तुम्हारी चाय या तुम्हारे नाश्ते नहीं चाहिए। मेरी माँ के वो कंगन चाहिए जो तुमने गिरवी रखे थे। मुझे वो जमीन चाहिए जो तुमने अंगूठा लगवाकर हथिया लिया था। सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी पत्नी का वो खोया हुआ सामान चाहिए जिसे तुमने जमीन पर रौंदा है। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी अकड़ अभी बाकी थी। उसने धमकी देने की कोशिश की, देखो आईपीएस साहब, वर्दी की गर्मी मत दिखाओ। हमारी पहचान बहुत ऊपर तक है। एक फ़ोन पर तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अजीत की आंखों में जैसे आग जलने लगी। उसने एक जोरदार थप्पड़ साहूकार को जड़ दिया। तमाचे की गूंज पूरे गांव में सुनाई दी। साहूकार जमीन पर गिर पड़ा। अजीत ने गरजते हुए कहा, तेरी पहुंच नेताओं तक होगी, लेकिन मेरी पहुंच उस सच्चाई तक है जिसे तूने दबा रखा है। रही बात ट्रांसफ़र की, वो तो बाद में होगा, पहले तेरा ट्रांसफ़र जेल में होगा। अजीत ने अपने साथ दरोगा को इशारा किया, इसके गोदाम की तलाशी लो। मुझे पता है उसने यहाँ अवैध तस्करी और कुछ सामान छिपा रखे हैं। इसकी तिजोरी से वो सारे कागज़ निकालो जिस कागजात पर इसने गरीब किसानों से ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया है। पुलिस वाले हवेली में घुस गए। साहूकार के लठैत जो किनारे खड़े थे, पुलिस को देखकर भागने लगे। फिर पुलिस वाले ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गाड़ी में डाल दिया। गांव के लोग जो साहूकार के अत्याचार से डरते थे, आज अपनी छत पर खड़े होकर नज़ारा देख रहे थे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, जिस ठाकुर के सामने कोई सिर नहीं ऊपर उठा सकता था, आज वो धूल चाट रहा है। कुछ ही समय में पुलिस वाले कागज के पेपर तिजोरी से बाहर निकाले। अजीत ने उन फाइलों को देखा। उसमें सिर्फ अजीत के जमीन के कागज नहीं थे, बल्कि आधे गांव के जमीन के कागज थे। अजीत ने वो फाइल उठाई जिसमें उसका घर गिरवी रखा था। उसने उस कागज को साहूकार के मुंह पर फेंके और कहा, पढ़ इसे। इसमें लिखा है, मूल रकम न चुकाई जाए तो जमीन तुम्हारी,
लेकिन तूने ब्याज के नाम पर मूलधन से 4 गुना वसूल लिया था। ये कागज नहीं, तेरी गरीबों से लूट का सबूत है। अजीत ने संध्या की तरफ देखा। संध्या डरी हुई सहमी हुई खड़ी थी। अजीत उसके पास गया और बोला, संध्या आगे आओ। संध्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। अजीत ने साहूकार को पकड़कर खड़ा किया और संध्या के सामने ले गया। उसने कहा, ठाकुर, याद है जब ये तुम्हारे पास मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगने आई थी तो तुमने इसे धक्के मारकर निकाल दिया था। तुमने कहा था इसकी औकात मेरे घर के बाहर खड़े होने की भी नहीं है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ औकात क्या होती है। अजीत ने अपनी पिस्टल निकालकर साहूकार के माथे पर सटा दिया और चीखा, माफी मांग। अभी तू सिर्फ जुबान से नहीं, पैरों में गिरकर माफी मांग। साहूकार कांपने लगा। मौत उसे अपने सामने दिख रही थी। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसने अपने घुटने टेक दिए, संध्या के पैरों में सिर रख दिया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरी जान छोड़ दो। संध्या जो कल तक इस आदमी को देखकर डरती थी, आज उसे अपने पैरों में गिरा देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अजीत की तरफ देखा। अजीत ने इशारा किया, ये फैसला तुम्हारा है। संध्या ने पीछे हटकर कहा, पाप की माफी भगवान देता है साहूकार। मैंने तो अपना घर वापस चाहा था, आप बस मेरा घर लौटा दीजिए। अजीत ने साहूकार को थप्पड़ मारकर दूर किया। दरोगा ने कहा, इसे ले जाओ। इस पर धोखाधड़ी, अवैध कब्जा, तस्करी के अंतर्गत इतने केस लगाओ कि इसकी कभी जमानत ना हो सके। पुलिस ने साहूकार को घसीटते हुए ले गई। गांव वालों ने तालियां बजाने लगे। अजीत भैया जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अजीत का ध्यान इस सब पर नहीं था। वो सीधा उस पुराने खंडहर घर की ओर बढ़ा जो कभी उसका आशियाना था। साहूकार ने उस घर पर एक नया घर बना रहा था। दरवाजा टूटा हुआ था। आंगन में गंदगी थी। अजीत और संध्या दरवाजे पर खड़े थे। संध्या रोने लगी। उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी सास अजीत की माँ इसी दरवाजे पर बैठकर अजीत को निहारती थी। अजीत ने संध्या का हाथ पकड़ा और कहा, रोना मत संध्या, ये दीवारें टूटी हुई हैं, काम लगा हुआ है, निर्माण का कार्य हो रहा है, लेकिन हम अभी भी मजबूत हूँ। इस पर अपना नया मकान बनाऊंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा घर माँ चाहती थी। अजीत ने अंदर कदम रखा। आंगन में तुलसी का वो पौधा अब भी था जिसे उसकी माँ ने लगाया था। भले ही वो सूख गया था, लेकिन उसकी जड़ें बाकी थीं। अजीत ने बगल के हैंडपंप से पानी भरा और उस तुलसी में डाला। फिर दोनों ने मिलकर घर की सफाई शुरू की। एसपी साहब ने वर्दी में ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अजीत ने दिए मंगवाए। अंधेरा होते ही संध्या ने आंगन में पहला दिया जलाया। उस एक दिए की रोशनी ने उस खंडहर को रोशन नहीं किया, बल्कि अजीत और संध्या के जिंदगी के अंधेरे को भी हमेशा के लिए मिटा दिया। अजीत संध्या के पास बैठ गया। उसने संध्या के हाथों को अपने हाथ में पकड़कर कहा, संध्या, लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मेरे पीछे तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा बलिदान था। अगर उस दिन तुम अपने गहने नहीं देती, अगर तुम माँ की बीमारी का बोझ अकेले नहीं उठाती, अपनी खुशियों नहीं मिटा देती, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ये वर्दी मेरी नहीं, तुम्हारी है। संध्या ने अजीत की बाहों में अपना सिर रख दिया और मुस्कुराकर बोली, और अगर आप वापस नहीं आते, अगर आप सभी अफसरों की तरह बदल जाते तो? अजीत ने मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखा जहां एक तारा चमक रहा था। उसने कहा, तो मैं अपनी माँ को और तुम्हें क्या मुंह दिखाता? मैं रास्ता भटक सकता हूँ संध्या, लेकिन भूल नहीं सकता मेरी मंजिल तुम हो। दूसरे दिन से अजीत ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, लेकिन वो सरकारी बंगले में नहीं रहा। उसने उसे टूटे हुए घर को फिर से बनवाना शुरू किया, वहीं रहने का फैसला किया।
उसने गांव में एक नियम बना दिया, कोई साहूकार किसी गरीब की जमीन नहीं हड़पेगा। उसने गांव की महिलाओं के लिए एक रोजगार सेंटर खोला, जिसका उद्घाटन उसने संध्या के हाथों करवाया। वो सब्जी बेचने वाली संध्या, जिसे कल तक लोग दया की नज़र से देखते थे, आज एसपी मैडम बन गई थी। लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। वो आज भी गांव की औरतों के दुख दर्द में खड़ी रहती। इस कहानी ने साबित कर दिया कि प्रेम का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों के लिए खुद को मिटा देना पड़ता है। अजीत और संध्या की ये कहानी आज भी उस शहर में मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। कैसे एक पत्नी के त्याग ने किसान को आईपीएस ऑफिसर बनाया, कैसे एक पति के प्रेम ने उस पत्नी का खोया हुआ सामान वापस दिलाया। दोस्तों, जिंदगी परीक्षा लेती है, लेकिन जो उस परीक्षा में अपने रिश्तों, अपने संस्कारों को नहीं भूलता, वही असली विजेता होता है। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन अगर साथ देने वाला हमसफर सच्चा हो तो इंसान धूल से भी उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। दोस्तों, अजीत और संध्या का ये हमसफर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या अजीत ने जो किया वो सही था? अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।